हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में आपको एक वायरल पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। जैसा आप लोगों का 29 फरवरी को विज्ञान का पेपर आने वाला है, ठीक है। 29 फरवरी को आप लोगों का ऐसे ही आएगा विज्ञान का पेपर। पूरा पेपर आप ध्यान से समझना, एक एक क्वेश्चंस को आप लोगों को अच्छे से समझना है, ठीक है। अगर आपने ये पूरा पेपर अच्छे से समझ लिया तो आप लोग साइंस में 95% जरूर लाओगे। 100 में आप 95% जरूर लाओगे, क्योंकि ये एक वायरल पेपर है और 824 ईपी इसका कोड है। लेकिन ये हर एक जिले के स्टूडेंट देख सकते हैं, क्योंकि सारे स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से समझना, एक एक क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। तो इससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो, विज्ञान का आप लोगों का पेपर है 29 फरवरी को और आप लोगों के पास समय बहुत ही कम है, बहुत ही कम, ठीक है। और इस पेपर में आपका गैप भी नहीं है। 27 को आपका गणित का पेपर है, फिर 29 फरवरी को आपको विज्ञान का पेपर मिल जाएगा। तो एक ही दिन का गैप है, तो इसलिए आप लोग ये पूरा पेपर समझ लेना, आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा। समय आपके पास रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का, ठीक है। 3 घंटे आपको पेपर को सॉल्व करना है। 15 मिनट इसको ध्यान से पढ़ना है कि आखिर हमारे प्रश्न में क्या क्या दिया है और हमें कितना नंबर आता है, ये आपको पता चल जाएगा अगर आप 15 मिनट पेपर को ध्यान से पढ़ोगे तो, ठीक है। निर्देश आप लोग देखो, प्रारंभ के 15 मिनट पर साथी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। एंड पहला, यह प्रश्न पत्र 2 खंड आ और बा में विभाजित है। एंड खंड आ में प्रश्न जो है बहुविकल्पीय है, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर आपको ओएमआर शीट पत्रक पे आपको भरिए। एंड खंड बा जो है वो वर्णात्मक प्रश्न है। वर्णात्मक प्रश्न का मतलब आपको लिखना है कॉपी में, ठीक है। एंड दूसरा जो आपका निर्देश है वो है प्रत्येक खंड 3 उपखंड का, खा, गा में विभाजित है। एंड तीसरा है प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है और प्रत्येक खंड नए प्रश्न से प्रारंभ किया जाए। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। एंड प्रश्न के जो अंक हैं उनके सम्मुख दिए गए हैं, ठीक है। और 6 है आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण द्वारा कीजिए। अब सबसे पहले हमारा खंड आ स्टार्ट होगा, जिसमें आपको उपखंड का मिलेगा, जो कि आपको सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आपको 20 नंबर का मिलेगा। और हमें 20 में 20 नंबर बिल्कुल पक्का करना है, ठीक है। 20 में 20 नंबर, एक भी नंबर हमें छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। तो हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पहला नंबर प्रश्न ध्यान से समझो। इसमें क्या पूछ रहा है, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। किसी वस्तु का अगर हम देखें तो वस्तु से बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। आपके पास ऑप्शंस हैं, देखो। ऑप्शन नंबर ए है उत्तल दर्पण द्वारा या समतल दर्पण द्वारा या अवतल दर्पण द्वारा या अवतल लेंस द्वारा। तो याद रखना, जब आप लोगों ने अवतल दर्पण का एक लास्ट वाली स्थिति पढ़ा होगा 6वां नंबर, तो उसमें आपको मिला होगा क्या, वस्तु से बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। उत्तल से तो नहीं बन सकता, ठीक है। समतल से भी नहीं बन सकता, ठीक है। और लेंस में नहीं बन सकता, केवल हमें बनेगा तो अवतल दर्पण में, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, जो प्रतिरोधकता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, वोल्ट मीटर, कूलाम या ओम। तो प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन है, 1 टेस्ला बराबर है। 1 टेस्ला जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या 1 गॉस या 10 की घात 4 वेबर प्रति मीटर या 10 की घात 4 गॉस। तो 1 टेस्ला जो होता है वो 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये एक एक नंबर अपना बिल्कुल फिक्स कर लो, ठीक है, बिल्कुल से फिक्स कर लो, छोड़ना नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। जो अभिनेत्र लेंस है, अगर उसकी फोकस दूरी में हमें परिवर्तन करना है तो कैसे करेंगे। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है पुतली द्वारा या हमारा पक्षमाभि द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा या परितारिका द्वारा। तो किसके द्वारा हम कर सकते हैं अभिनेत्र लेंस में फोकस दूरी में परिवर्तन, तो हम पक्षमाभि के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा, पक्षमाभि, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आपको समझना है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर हो जाएगा और आपके सारे लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है।
5 नंबर क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभावता होगा। -15 है तो आपका दोनों अवतल होगा, या दर्पण अवतल लेंस उत्तल, या दोनों उत्तल, या दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। क्या हो सकता है? तो वो जो हमारा होगा -15 है तो वो हमारा दोनों अवतल ही होगा। क्या होगा? दोनों अवतल होगा। ठीक है, ये याद रखना कि अगर हमारा कोई भी गोलीय लेंस है उसकी दोनों फोकस दूरियां हमारा माइनस में है तो वो हमारा चाहे लेंस हो या दर्पण हो वो दोनों अवतल होगा। तो ये हमारा हो चुका है क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो माय डियर स्टूडेंट, देखो यहां क्या पूछ रहा है कि किसी विद्युत बल्ब का जो अनुक्रमांक है वो 220 वोल्ट है और 100 वाट है। ठीक है, तो जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होगी? शक्ति का फार्मूला लगाना आपको मिल जाएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूं 50 वाट होगा। आप लोग सॉल्व करना, ठीक है, ट्राई करना, ट्राई नहीं आप लोगों को सॉल्व ही करना है। पेपर बहुत ज्यादा नजदीक है तो आप ट्राई नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक विद्युत बल्ब जो है, एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त जो हमारा पदार्थ है वो पीतल है या मुलायम लोहा या एल्यूमिनियम या स्टील है? तो वो हमारा मुलायम लोहा होगा। सबसे अच्छा जो है वो मुलायम लोहा है। ठीक है, तो ये अभी तक हमारे उपखंड का थे ऑब्जेक्टिव में। अब हमारा उपखंड खा स्टार्ट होगा ऑब्जेक्टिव का। क्या स्टार्ट होगा? उपखंड खा। देखो 8वां क्वेश्चन, Zn प्लस CuSO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस Cu। रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? ये जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है वो किस प्रकार की है? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, संयोजन अभिक्रिया है या विस्थापन अभिक्रिया है या द्विविस्थापन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया? तो ऐसी अभिक्रिया जो है, देखो Zn जो है वो Cu को विस्थापित करा तो Zn जो है Cu को हटा दिया, तो यहां आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया होगा। कौन सी अभिक्रिया होगा? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? अगर हमें जल की कठोरता को हटाना है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। देखो अगर हमें जल की कठोरता को हटाना है तो इन चारों में से हम किसका उपयोग करेंगे? बेकिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण, धावन सोडा या प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो अगर हमें जल की कठोरता को हटाना है तो हमें धावन सोडे का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका? धावन सोडे का प्रयोग करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है? OH जो है एक क्रियात्मक समूह है। OH क्या होता है? OH जो हमारा होता है वो एक एल्कोहल होता है। क्या होता है? एल्कोहल। अब एल्कोहल के पीछे ऑल जुड़ा रहता है, बड़ा आ ओला ऑल, तो इसमें ओन जुड़ा हुआ है, इसमें ओइक जुड़ा हुआ है, इसमें ऑल जुड़ा है, इसमें अल जुड़ा हुआ है। तो हमारा ये वाला जो ऑप्शन है बी वाला, ये सही है कि हमारा जिसमें ब्यूटेनॉल है, ठीक है, नॉल यानी कि ऑल जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारा ये जो होगा वो OH समूह होगा, एल्कोहल समूह। ठीक है, तो 10 में 10 ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया। 11 नंबर ऑब्जेक्टिव देखो, श्याम स्वेत फोटोग्राफी प्रयुक्त होती है। जो श्याम स्वेत फोटोग्राफी है वो किस रूप में प्रयोग होता है? AgCl, FeSO4, PbNO3 का होल ट्वाइस एंड CaCO3। तो AgCl के रूप में हम श्याम स्वेत फोटोग्राफी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र धातु, मुद्रा मिश्र धातु है। इन चारों में से जो मुद्रा मिश्र धातु है वो क्या है? Cu 95%, Sn 4%, P जो है 1%। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इतना तो सभी को पता होगा। छोटे छोटे बच्चों को अगर आप थोड़ा सा मुद्रा के बारे में पढ़े होंगे तो ये सबसे पहले होता है। देखो प्रोपेन का आणविक सूत्र C2H8 है। ठीक है, प्रोपेन का जो आणविक सूत्र है वो क्या है? C2H8। ठीक है, तो यहां हमें बताना है कि इसमें आबंध, जो हमारा आबंध है वो तो 10 सहसंयोजी आबंध होगा, 8 या 7 या 9। तो इसमें जो होगा हमारा 7 सहसंयोजी आबंध होगा। कितने? 7 सहसंयोजी आबंध। ठीक है, सहसंयोजी आबंध। अब हमारा उपखंड गा स्टार्ट होता है माय डियर स्टूडेंट। उपखंड गा जो होगा वो सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हमारे जो हैं वो बायोलॉजी से होंगे। ठीक है, उपखंड का, खा, गा तीनों मिलाकर आपके 20 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। 20 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 20 नंबर के 20 ऑब्जेक्टिव। तो हमारा गा वाले में देखो 14 नंबर क्वेश्चन, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। जो पुरुष होते हैं मेल, उसमें जो लिंग गुणसूत्र होता है वो क्या होता है? XY या XX या X। तो पुरुष में जो होता है वो XY होता है और मादा में जो होता है वो XX लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है, ये याद रखना। 15 नंबर क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है वो किस में संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, अंतःप्रदब्बी जालिका में। तो जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। किसमें?
कोशिका द्रव्य में जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। 16 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझना, लिखा हुआ है पौधों में कायिक प्रावर्धन के लिए कौन सा अधिक अनुकूल है। मतलब अगर हमें पौधों में कायिक प्रावर्धन, ठीक है, अगर हमें कराना है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, तो हमें क्या चीज सबसे अच्छा है, क्या चीज सबसे अच्छा है, तना है या जड़ है या पत्ती है या परिकलिका है। तो भाई अगर हमें कायिक प्रावर्धन कराना है तो जड़ तो सीधा लगाते हैं, तना जो है वो एक सबसे अच्छा है अगर आपको कायिक प्रावर्धन कराना है, ठीक है। तो 16 ऑब्जेक्टिव हमारे हो चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं 17 नंबर ऑब्जेक्टिव। 17 नंबर ऑब्जेक्टिव में समझो, इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। इन चारों में से कौन सा है जो हमारा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, अंडाशय, शुक्रवाहिका, गर्भाशय या डिंबवाहिनी। तो इन चारों में से जो हमारा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है वो शुक्रवाहिका है। शुक्रवाहिका जो है वो एक नर जनन तंत्र का भाग है, ना कि मादा जनन तंत्र का। अगर आप लोगों ने नर और मादा जनन तंत्र पढ़ा होगा तो उनके पार्ट्स पढ़ाए गए होंगे, ठीक है। शुक्रवाहिका नर जनन तंत्र का भाग है, अंडाशय जो है मादा जनन तंत्र का है, गर्भाशय भी है, डिंबवाहिनी भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी है। मनुष्य के टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 में ऑटोसोम की संख्या 44 होती है। केवल 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं, जो मादा में होते हैं वो XX, नर में XY, ठीक है। तो इसमें जो है 44 गुणसूत्र होंगे जो ऑटोसोम होंगे, ठीक है। जो शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती है वो 44 होती है। 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। कौन सा जो आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, घास, गेहूं, आम, या घास बकरी तथा मानव, या बकरी गाय तथा हाथी, या घास मछली तथा बकरी। देखो घास जो है, बकरी घास को खाती है और बहुत सारे मानव भी बकरी को खाते हैं। तो ये आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, ठीक है। वी वाला ऑप्शन सही है, घास, बकरी तथा मानव, ठीक है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अवघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अवघटित होते हैं वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन आपके पास ए वाला है जैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय, जैव उच्चीकरणीय, इनमें से कोई नहीं। तो वो हमारा जैव निम्नीकरणीय कहलाता है। क्या कहलाता है, जैव निम्नीकरणीय। तो यहां तक हमारे 20 ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं, यानी कि 20 में 20 आपको लाना है, ठीक है। 20 में 20 आपके ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं। अब आपको सारा समझ में भी आ गया होगा, मैंने एक एक को बहुत ही अच्छे से समझाया है। अगर अभी भी ना समझ में आए हो, वीडियो को पीछे करो, दोबारा समझ लो, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। जितना अच्छे से समझ लोगे उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब हमारा खंड आ स्टार्ट होता है, खंडवा, सॉरी ये तो खंडा हो चुका है, खंडवा में उपखंड का। अब हमारा खंडवा में उपखंड का स्टार्ट होगा। अब इसमें आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी, प्यारी प्यारी कॉपी, और उसमें आपको लिखना है। क्या करना है, लिखना है। अच्छे से लिखो कॉपी में, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न, समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधकों के तुल्य प्रतिरोध के सूत्र का निगमन कीजिए। जैसे आपका समांतर क्रम में जो प्रतिरोध जुड़े होते हैं उनमें आपको सूत्र का निगमन करना है। समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 और प्लस 1/r3। यही तो होता है समांतर क्रम का फार्मूला। तो ये हमारा समांतर क्रम का फार्मूला है, लेकिन इसको आपको निगमन करना है, प्रूव करना है। ये कैसे आया, ये सब मैंने करा रखा है, आप देख सकते हो वीडियो, ठीक है। दूसरा है 4 नंबर आपको मिल जाएगा, इसमें ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस के प्रथम तथा द्वितीय फोकस की परिभाषा। लेंस में 2 फोकस होते हैं, F1 F2। परिभाषा तो आपको पता ही होना चाहिए, बता रखा है। एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनाने की किरण आरेख खींचे जब वस्तु 2F पर हो। भाई केंद्र पर हो, 2F। तो ये तो बहुत आसान है, 4 नंबर ये तो बिल्कुल फिक्स हो गया आपका। ये भी 4 नंबर आपका फिक्स है ना। देखो तीसरा क्वेश्चन, मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। किसी वस्तु का मानव नेत्र से प्रतिबिंब बनना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये भी 4 नंबर, मतलब 12 नंबर बहुत आसान है भाई। अगर आप थोड़ा सा फिजिक्स को अच्छे से पढ़े हो तो 4 यानी कि 3 क्वेश्चन आपको 4 नंबर के मिलेंगे, और ये आपको मिलेगा 12 नंबर। भाई अगर आप थोड़ी सी भी फिजिक्स को पढ़े हो अच्छे से तो आपको सारा क्वेश्चन आता होगा। समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, ये सारा पढ़ाया गया है। लेंस के प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस की परिभाषा, ये सब पढ़ा रखा है। मानव नेत्र, पूरा मानव नेत्र ही पढ़ा रखा है फिगर के साथ, ठीक है। देखो चौथा क्वेश्चन है, 1 मीटर लंबाई के एक धारावाही चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसे 2 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। धारावाही चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। यदि पहला चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, चालक जो है क्षेत्र के लंबवत हो, चालक क्षेत्र के समांतर हो, चालक जो है क्षेत्र की दिशा के 60 डिग्री कोण पर बना रहा हो। ये 6 नंबर का है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है 6 नंबर का। अगर आपको ये नहीं आता तो अथवा आप इसको कर सकते हो 6 नंबर का। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। एक
लंबे सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का नियम लिखिए, ये भी 6 नंबर, मतलब दोनों में से कोई एक करना, 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आपका 12 नंबर और 6 18 नंबर के ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 25 नंबर के ये फिजिक्स थे। अब देखो हमारा खंड खा स्टार्ट होगा, उपखंड खा। इसमें 5वां क्वेश्चन, अभी तक 4 हुए, 5वां। फर्स्ट, धावन सोडा बनाने की विधि तथा उनके 2 उपयोग, 4 नंबर, यानी कि 2 नंबर आपको इस पर मिलेगा। 2 नंबर प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, 2 नंबर, 4 नंबर आपको मिल जाएगा। पहले आपको धावन सोडा बनाने की विधि तथा उनके 2 उपयोग लिखने हैं एंड प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इन दोनों पे 2-2 नंबर मिलेगा और कुल मिला के आपको 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, 6वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए, 1-1 नंबर मिलेगा। पहला, प्रोपेन 2-ऑल और 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, 2 नंबर आपको इस पर मिल जाएगा। और बी है उदाहरण सहित खनिज एवं अयस्क की परिभाषा लिखिए, 2 नंबर इस पर। आपको उदाहरण के साथ जो हमारा खनिज होता है और अयस्क होता है, इन दोनों की परिभाषा लिखना है। बहुत ही अच्छे से बता रखा है, अलग से वीडियो भी बना रखे खनिज और अयस्क, आप सर्च कर सकते हो, कोई भी टॉपिक पढ़ना है। खनिज और अयस्क की परिभाषा 22 सरवन लेक्चर, पीछे 22 सरवन लेक्चर लगा दिया करो, आपको हमारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा उपखंड खा है। अभी हमारे 6-6 नंबर वाले प्रश्न बाकी हैं। तो देखो माय डियर स्टूडेंट, फिर हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ है। देखो ये हमारा 6 नंबर का रहेगा, 2-2-2। ठीक है, 6 नंबर का देखो लिखा हुआ, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। कार्बनिक यौगिकों में योगात्मक अभिक्रिया, 2 नंबर मिल जाएगा। सूचक पर 2 नंबर मिलेगा और हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएसी नेम पर 2 नंबर, मतलब कुल मिला के आपको 6 नंबर मिल जाएगा। 8वां आपको वो नहीं आता तो इसको कर सकते हो, धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है और हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय तथा दूसरा कम सक्रिय एक धातु का नाम लिखिए, ये भी 6 नंबर, मतलब दोनों में से कोई एक करोगे आपको 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा स्टार्ट होता है उपखंड गा। ठीक है, ये आपको बोर्ड एग्जाम में भी मिस्टेक देखने को मिलेगा। उपखंड गा, देखो उपखंड गा में जो होगा वो बायोलॉजी होगा, सारा बायोलॉजी, और ये 4 क्वेश्चंस बायोलॉजी के हैं और आपको बहुत ही आसान है, अभी आपको पता चल जाएगा। देखो 8वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, पुष्प के बीजांड का स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाइए। जो पुष्प का बीजांड होता है, ऑलरेडी बता रखा है सारे फिगर एक ही वीडियो में। पुष्प का जो बीजांड होता है ना, बीजांड, उसका आपको चित्र बनाना है अच्छे से। बीजांड का चित्र मैंने बनवा रखा है, देख लेना, बहुत ही अच्छे से बता रखा है। ठीक है, उसको देखो और समझो। फिर हमारा है ग्रीन हाउस पर प्रभाव पर टिप्पणी, ग्रीन हाउस प्रभाव पर टिप्पणी लिखना है। जो हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव है उस पर, ग्रीन हाउस इफेक्ट, उस पर आपको टिप्पणी लिखना है। इस पर आपको 4-4 नंबर मिलेगा। बहुत ही आसान से क्वेश्चन आपको 4-4 नंबर देकर जाएगा, बिलीव नहीं होगा। ये सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बीजांड की संरचना आधे पेज में बना दोगे। ठीक है, बट आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। ठीक है, 10वां क्वेश्चन, अनुवांशिकता को परिभाषित कीजिए, इसकी खोज कब और किसने की। कितना आसान है, अनुवांशिकता की परिभाषा बहुत आसान है। खोज आपको पता है किसने किया, कब किया, भाई नहीं पता तो देख लो, 2-2 लाइन का है। ठीक है, कब किया, सन बता दो, किसने किया, बस हो गया। 4 नंबर का क्वेश्चन। अब देखो हमें 6 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ, उत्सर्जन किसे कहते हैं। जो हमारा उत्सर्जन होता है और मनुष्य में वृक्क की संरचना को नामांकित चित्र की सहायता से समझाइए। 6 नंबर, जो हमारा उत्सर्जन होता है पहले उनकी परिभाषा लिखना है, और मनुष्य में जो वृक्क होता है, किडनी, वृक्क की संरचना को चित्र के साथ अच्छे से समझाना है। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। 8वां, नामांकित चित्र की सहायता से नर जनन तंत्र को समझे। 6 नंबर आपको नर जनन तंत्र में मिल जाएगा। नर और मादा जो 2 जनन तंत्र होते हैं सभी को पता है, तो नर और मादा दोनों के बारे में अच्छे से तैयार कर लो। हो सकता है कि आपको नर की जगह मादा मिल जाए, कोई डिक्लेयर नहीं है, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा पेपर था किसका, क्लास 10 साइंस का। ठीक है, क्लास 10 जो हमारा साइंस है ना, पूरा आपको समझ में आ गया होगा भाई। साइंस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास थी। और आपका साइंस का जो पेपर है ना विज्ञान का, ऐसे ही आएगा आपका जो 29 फरवरी को विज्ञान का पेपर है। अगर आपने पूरा क्वेश्चन तैयार कर लिया तो आपका बल्ले बल्ले, कोई आपको रोक नहीं सकता बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर करने से। तो आप तैयार करो, और तैयार करने के बाद एक एक क्वेश्चन को याद कर लो अच्छे से। याद करने के बाद नोट बनाओ या ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं, समय बहुत कम है, माइंड में रख लो बस। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आपको ऐसे ही और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। तो हम लोग मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।